वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। ओके, स्क्रीन विजिबल है सबको? यस सर। ठीक है, आवाज ठीक आ रही है सबको? यस सर। ओके, तो लास्ट टाइम हम लोग रेडियो एक्टिविटी कर रहे थे। जिन लोगों ने क्लास मिस कर दी थी, आई थिंक उन्होंने देख ली होगी वीडियो में। कुछ क्वेश्चन बाकी है, 3-4 वो कर लेते हैं फटाफट से, और उसके बाद जो है थोड़ा सा न्यूक्लियर फ्यूजन करेंगे। एक क्लास में वो कल मैंने खत्म हो जाएगा हमारा, फिर जो आज दूसरी क्लास है उसमें हम लोग सेमीकंडक्टर स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, चलिए। तो सर सेमीकंडक्टर लास्ट है ना? एक और चैप्टर है कम्युनिकेशन, वो छोटा है लेकिन। सर वो नीट में आता है? नीट के सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, जेई के यस सिलेबस सर, में जेई शायद में हटा दिया। हाँ, तो देख लेंगे, लेकिन आपके बोर्ड में तो है ही, उसको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, सर बोर्ड में है वो? अभी चेक कर लेंगे सिलेबस, मैंने देखा नहीं है बोर्ड का इस बार, अगर चेंज हुआ है तो। लास्ट टाइम तो था मेरे ख्याल से, चेक कर लेंगे जैसे भी होगा। तो अभी इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं। एक मिनट रुकिए आप लोग, जो हमारे क्वेश्चन रह गए थे पिछली बार के। एक मिनट रुकिए। ओके, चलो क्वेश्चन कर लेते हैं। जो बचे हुए हमारे क्वेश्चन है 3-4, आई थिंक काफी क्वेश्चन हम लास्ट टाइम कर ही चुके थे, लेकिन 3-4 क्वेश्चन और हैं, वो भी कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो है ये है आपके सामने कि if 10% of a radioactive substance 10% of a radioactive substance decay in 5 days, then the amount of original material left after 20 days is approximately.
65%. 65% करेक्ट है। दे दो है तो कैसे किया है, फॉर्मूले से किया है, कैसे डायरेक्ट किया है? सब फॉर्मूले से। कौन सा? वो जो वाला होता है एक्सपोनेंशियल वाला। एक्सपोनेंशियल, उसके बिना कर सकते हो, बिना फॉर्मूले के? अब उससे करूंगा। बिना फॉर्मूले के अगर मैं मैथमेटिक्स से सोचूं ऐसे जैसे मैं पता नहीं कि 10% होता है 5 दिन में, जीपी बना सकते हो, जीपी टाइप का कुछ। अगर मैं फॉर्मूले से करूंगा तो ये बनेगा n = n0 e की पावर माइनस लैम्डा टी होता है फॉर्मूला। ये कह रहा है कि 10% डिके हो जाता है, यानी 90% बचता है, 0.9 n0 बचता है। कितने टाइम बाद? 5 दिन के बाद। तो 20 के बाद कितना बचेगा? तो मान लो ये n बचेगा, n0 e की पावर माइनस लैम्डा, ये 5 है यहाँ पे, ये 20 है, ये आ जाएगा। डिवाइड मान लो, ये आ गया 0.9 n0 इक्वल टू e की पावर माइनस 5 लैम्डा और माइनस 20 लैम्डा, क्योंकि यहाँ से हमारा लैम्डा अटकेगा, है ना। क्या कर सकते हैं? 20 लैम्डा माइनस 5 लैम्डा। हाँ लेकिन लैम्डा अटक जाएगा ना वहाँ से, फिर हमारा यहाँ से लैम्डा की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी हमें लगता है इस इक्वेशन से, ठीक है। इससे अगर हम देखें तो आपका जो वैल्यू आ रहा है 0.9 इक्वल टू e की पावर माइनस 5 लैम्डा, तो 5 लैम्डा इक्वल टू दिस है। यहाँ पे जो आ रहा है हमारा कितना आएगा? माइनस 15 प्लस 15 लैम्डा आएगा शायद, है ना। माइनस 20 और प्लस 5 प्लस 15 आएगा मेरे ख्याल से। तो यस सर, यही आएगा। ये है, उसको इजी करने के लिए मैं ऐसे कर लेता हूँ, फिर थोड़ा सा मैं दिमाग लगाता हूँ यहाँ पे, ऐसे करता हूँ इसको माइनस 15 लैम्डा, क्योंकि मेरे को माइनस 5 पता है, और फिर मैं इसको लिखता हूँ e की पावर माइनस 5 लैम्डा की पावर 3, तो ये हो गया 1.09 की पावर 3, ठीक है। तो मुझे क्या निकालना था? मुझे निकालना था कि कितना सैंपल लेफ्ट होगा ऑफ द ओरिजिनल अमाउंट। मुझे n/n0 निकालना था। n/n0 यहाँ से अगर मैं निकालूंगा तो रिवर्स करना पड़ेगा मुझे, 0.9 नीचे आ जाएगा, तो 0.9, तो क्या बनेगा ये? n/n0 निकालना मुझे। 0.9 नीचे आ रहा है यहाँ पे, इक्वल टू कितना है भाई? 0.9 ऊपर चला जाएगा, 9 की पावर 3 हो जाएगा अगर मैं रिवर्स करूँ इसे, ठीक है। तो ये आपका आ गया n/n0 इक्वल टू 0.9 की पावर 4। इसको सॉल्व करूंगा तो 9 81 99 ऐसे करके करूंगा तो 0.8 इंटू 0.8 मान सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली 64, है ना। तो लगभग 65% का आंसर। यस सर। ठीक है, तो ऐसे कुछ सोच सकते हैं। बिना फॉर्मूले के सामने आया कुरान कैसे करेंगे? फिर हो बिना फॉर्मूले के होगा। हो जाएगा ना, ऐसे करेंगे ना, 0.9 n0 हो जाएगा ये 5 दिन के बाद, ऐसे करोगे? यस सर, उसके बाद 0.8 एंड नॉट। इसका 0.9 हो जाएगा, फिर इसका 0.9 हो जाएगा 5 दिन के बाद, है ना। तो 0.9 की पावर 3 n0, फिर एक और 5 दिन लोगे तो 0.9 की पावर 4 n0। जैसा है ना कि इक्विलिब्रियम जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है उसमें ऐसे होता है कि यार आधा आधा आपका हो रहा है, तो ऐसी अगर आप 0.9 लोगे तो भी आपका 5 दिन में हो जाएगा। तो 20 दिन में जो है 4 बार 0.9 हो जाएगा, तो 0.9 की पावर 4 आएगा, विच इज दिस। तो डायरेक्ट आंसर भी निकाल सकते थे यहाँ से, ठीक है। आई होप क्लियर होगा दोनों को, सबको दोनों मेथड। यस सर। ओके, चलो ये पर क्वेश्चन करते हैं।
क्वेश्चन दिया है कि हाफ लाइफ ऑफ अ सैंपल इज 20 मिनट, द टाइम बिटवीन %20 and 80% decay is. इसको भी डायरेक्ट सोच सकते हो। मेरे किसी नहीं सोच रहे, फॉर्मूले से कर रहे हो, डायरेक्ट सोचोगे तो बिना पेन उठाए कर सकते हो, इसको आंसर है इसका। तो चलो कर लो, पहले पहले पूरा करो तब आपको डायरेक्ट वैल्यू समझ में आएगी। 20 मिनट नहीं 20 की में नहीं सर, सॉरी गलत देख लिया मैंने। फोर्टी मिनट 24 सर, 24 मिनट। कितने हैं? 30 या 40? 40 आ रहा है सर। जो फॉर्मूला की जरूरत है वैसे देखो, जो बिना फॉर्मूले की और बिना पेन का है। बाकी लोगों का है नहीं है अभी? कृष्णा क्या ट्राई कर रहे हो? सर फॉर्मूला लगा रहा हूँ कौन से वाला? सर। सर 40 आ गया। क्या आ गया? कौन सा लगा रहे हो कृष्णा? n इक्वल फॉर्मूला से किया था। n इक्वल्स टू n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा t। फिर क्या करा? सर 80 n नॉट अपॉन में 100 इक्वल्स टू में n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा इनटू में t1। सर मैंने इस तरफ 0.8 ले लिया, उस तरफ 0.2 ले लिया। 0.2 से अच्छा, अब वहाँ से टाइम निकाला, हाँ वो भी कर सकते हो, उसके बीच का टाइम आ जाएगा
यहाँ पे अगर आप करोगे तो जो कृष्णा कर रहे हैं तो आपको ऐसे कर रहे हो कृष्णा मेरे ख्याल से आप फिर इनको डिवाइड कर रहे हैं, इनको डिवाइड करोगे तो 4 आ जाएगा इक्वल टू e की पावर माइनस लैम्डा t2 प्लस लैम्डा t1 ऐसे कुछ आएगा। सर वो उल्टा होना चाहिए, वैसे 0.8 ऊपर आएगा। हमने उल्टा ही किया, डिवाइड इसको किया, इसको ऊपर रखा है। Yes, सर इसका एक इजी मेथड ये रहेगा, मतलब इससे थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा इजी क्या है? सर मतलब वो भी ऐसे ही थोड़ा सा उसमें फार्मूला भी यूज होगा। उसमें क्या करेंगे, जो फर्स्ट वाली क्वेश्चन है ना उसको डिवाइड कर देंगे सेकंड से। अच्छा ठीक है, फिर 0 तो वो आ जाएगा 1/4 हम्म, इक्वल्स टू e, और जो आएगा मतलब डिफरेंस आ जाएगा टाइम का हमारे पास। 1/4 का मतलब है 2 हाफ टाइम्स। हम्म, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं जो t1 माइनस t2 है वो 40 मिनट्स तो हो जाएगा। वेरी गुड, एक्सीलेंट। समझे बाकी लोग क्या बोल रहे करेंगे? सैंपल जो आपका 1/4 हुआ है इस टाइम में, तो यानी 2 हाफ लाइफ है, यानी तो ये जो टाइम है ये 2 हाफ लाइफ के बराबर है। यस सर। तो ये भी कर सकते हैं, यहाँ से करोगे तो यहाँ से भी आ जाएगा, यहाँ से आप आगे जाओगे तो फिर आपको लैम्डा पता है, टी आपको पता है तो लैम्डा निकल जाएगा, वहाँ से फिर t1 माइनस t2 करके निकाल लोगे, तो ये भी एक तरीका है ना? तो ये भी कर सकते हो। और भी शॉर्ट अगर मैं देखूँ तो बिना कुछ कर ही कर सकते थे हम लोग। देखो ये जो सैंपल है ये कितना है यहाँ पे, मैं बोल सकता हूँ सैंपल यहाँ पे 0.8 n0 है और ये सैंपल 0.2 n0 है, यस तो टी हाफ में कितना हुआ होगा 0.4 और फिर टी हाफ में कितना हुआ होगा 0.2, तो कितनी टी हाफ हुई होंगी? 2 टी हाफ हुई होंगी, दो। बस खत्म, 40 आंसर। समझ आया? तो कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं थी इसमें। अगर आप ऐसे लिखोगे इसे डायरेक्ट तो डायरेक्ट ही कर सकते हैं, अगर ऐसे सोचते से। ओके, ठीक है, क्लियर हुआ सबको ये? यस सर। ओके, तो अगर देखो आप ऐसा करोगे तो मेरे को लगता नहीं आपको पेन उठाने की जरूरत पड़ेगी, आपको बिना पेन उठाए आपको दीजिएगा 0.8 है वो 0.2 है, तो 8 का आधा 4 और 4 का आधा 2, 2 हाफ लाइफ हुई होंगी, है ना? तो ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको पहले बताया था कि ऐसे कई बार आता है 0.70%, 35%, तो आप सोच सकते हो ऐसी चीजें जब ऐसा क्वेश्चन आएगा कोई, तो एक दिमाग में रखना है कि ऐसी चीजें भी हो सकती हैं। ठीक है, चलो, तो आई थिंक सबने किया होगा, तो फिर कृष्ण आपका आगे फिर आंसर आगे सॉल्व करके इसको, या अभी अटक रहे हो? सर मैंने तो यही वाला तरीका कर लिया, ये ज्यादा आसान लग रहा है। हाँ, जो भी आप करोगे तो मैंने जिससे भी करना चाहो तो आ जाएगा आंसर, आप किससे भी करोगे, एलन वेलन लगे इससे भी आ जाएगा। ठीक है, यस सर, इसमें लॉग लेना पड़ेगा। हाँ लॉग लेना तो पड़ेगा। चलो, तो एक और लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं इसका। रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस is being produced at a constant rate alpha per second. Its decay constant is lambda if n naught are the number of nuclei at t equal to 0, then maximum number of nuclei possible are, मैक्सिमम कितने न्यूक्लियाई हो सकते हैं? तो क्वेश्चन में समझो कि मैक्सिमम क्यों बोल रहा है वो, क्यों होंगे मैक्सिमम, मैक्सिमम क्यों आएगा, तो कहाँ पे आएगा फिर देखो मैक्सिमम। उससे आपका निकलेगा कितना मैक्सिमम आएगा, मैंने पहले क्यों होना चाहिए, फिर कहाँ पे होना चाहिए, फिर कितना होना चाहिए।
सो मैक्सिमम तो स्लो हो रहा है क्योंकि डीके भी होते जा रहे हैं और प्रोड्यूस भी होते जा रहे हैं। तो जो और- इनफ्लो है और जो आउटफ्लो है वो एक टाइम पे जब इक्वल हो जाएगा तब मैक्सिमम हो जाएगा। बिल्कुल, इनफ्लो तो कांस्टेंट है, आउटफ्लो डिपेंड करेगा कि यहाँ पे न्यूक्लियस कितने हैं। तो अगर मान लो न्यूक्लियस कम होंगे तो डिके भी कम होगा, न्यूक्लियस बढ़ते जाएंगे तो डिके बढ़ता जाएगा। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे दोनों बराबर हो जाएंगे, जितना इनफ्लो हो रहा होगा उतने डिके भी हो रहे होंगे, तो ये मैक्सिमम होगा न्यूक्लियस का। तो न्यूक्लियस जो होंगे वो पहले बढ़ेंगे फिर कांस्टेंट हो जाएंगे ऐसे वैल्यू, है ना। तो आपको अब सोचना है कि ये कांस्टेंट कैसे निकालोगे, वैल्यू कांस्टेंट जहाँ पे होगी वहाँ पे कंडीशन आपको पता चलेगी कंडीशन क्या है, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, इस तरह से है कि यहाँ पानी भर दो आप, जैसे क्वेश्चन हमें किया फ्लूइड में और यहाँ से पानी निकल रहा है, तो एक लेवल आता है जब कांस्टेंट हो जाता है, जब इतना पानी आ रहा है उतने पानी बाहर निकल रहा है। फर्स्ट ऑप्शन ए, करेक्ट। जहाँ पे डिके और इनफ्लो बराबर हो पॉइंट देखना है आपको, तो डिके कितना होता है और इनफ्लो कितना होता है। डिके तो आपको दिया हुआ है, सॉरी इनफ्लो आपको दिया हुआ है अल्फा, उसको डिके के बराबर कर दो। डन सर। ये अल्फा है, ये dn/dt है, जहाँ पे दोनों बराबर हो जाएंगे और मैक्सिमम होगा अल्फा इक्वल टू dn/dt। और dn/dt जो होता है आपको पता है लैम्डा n नॉट, n होता है मतलब जब भी n अगर वहाँ पे अच्छा। निकालिए, है ना, तो n इक्वल टू ये आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर है सबको ये? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन कई सारे हो सकते हैं। पहले काफी सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन जब आते थे आईआईटी वाईटी के, तो ऐसे क्वेश्चन बहुत बनते थे कि ए से बी बन रहा है, बी से सी बन रहा है, तो ये मैक्सिमम कब होगा, ऐसा कुछ, ये कब होगा, इसके लिए क्या वैल्यू होगी, है ना। ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं। या फिर कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं कि ए से बी बन रहा है और सी भी बन रहा है, इनका डीके कांस्टेंट दे देंगे आपको k1 k2 या λ1 λ2, तो फिर आप लिखोगे बी का जो फॉर्मेशन होगा वो कितना होगा λ1 dA/dt, और जो ए का सी का कंसंट्रेशन होगा वो लिख सकते हो λ2 dA/dt। ठीक है, तो वहां से फिर आप सोच सकते हो कि इसका बी का कंसंट्रेशन अगर निकालना किसी टाइम पे तो कैसे निकालेंगे, ए का कैसे निकालेंगे, वो सब आप निकाल सकते हो, है ना। तो नीट में भी पूछा जाता है ये।
नहीं ऐसे आते नहीं नीट में, पर मैंने ऐसे बोल रहा हूँ ऐसी पॉसिबिलिटी बन सकती है, अगर छोटा मोटा क्वेश्चन बनाना चाहे यहाँ से तो बन सकता है ऐसा। ऐसे आपने ऐसे क्वेश्चन देखा होगा, आपने ये क्वेश्चन किया है, आपने शायद ये वाला किया होगा, इसमें वो किया आपने इक्विलिब्रियम वाले किए, मैंने निकालते हैं कि अल्फा की वैल्यू कितना है, परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन कितना हुआ है इसका, यस सर, यस सर, ऐसे किया होगा ना आपने 1 माइनस अल्फा करके ऐसे, यस सर, यस सर, ऐसे ऐसे किया है ना हमने। तो ऐसे में क्या हो सकता है, इसमें अभी न्यूक्लियस में मान लो न्यूक्लियर रिएक्शन हो रही है, यहाँ पे हाइड्रोजन बन रहा है या हीलियम बन रहा है, तो बोल सकता है कि बताओ इसकी परसेंट इसका जो है वो कितना होगा, प्रेशर जो है टाइम के साथ कैसे वेरी करेगा। तो अगर आपको इसकी कंसंट्रेशन पता है तो आप प्रेशर से रिलेट कर सकते हो, पीवी को पेनल्टी लगा के। तो प्रेशर का रिलेशन हो सकता है टाइम के साथ, है ना। मान लो कोई डिके हो रहा है और उससे एक अल्फा पार्टिकल निकल रहा है, अल्फा पार्टिकल हीलियम न्यूक्लियस, तो मान लो उसने बोले कि प्रेशर कितना होगा, तो आपको हीलियम की कंसंट्रेशन पता होनी चाहिए। अगर आपको हीलियम की कंसंट्रेशन पता है तो आप उससे मैंने नंबर ऑफ पार्टिकल पता है तो पीवी को पेनल्टी लगा के प्रेशर भी निकाल सकते हो। ऐसे क्वेश्चन भी बन सकता है ना। कई सारे क्वेश्चन पॉसिबल हो सकते हैं ऐसे इन सब चीजों में। तो ये खैर बियॉन्ड उसके हैं, मतलब काफी हाई लेवल पे अलग आगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन 15 नंबर का तब आता है ऐसे क्वेश्चन। तो लेकिन मैं बोलूँगा अगर छोटे मोटे क्वेश्चन बनाना चाहे तो बना सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन जो मैंने बनाया ये भी उसी का एक पार्ट बनाया उन्होंने, एक्चुअली पूछते थे, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको बता दिया कि ऐसी पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। तो अगर आप बेसिक लगाओगे कॉन्सेप्ट तो आपका हो जाएगा, घबराना मत, ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाए तो कर लोगे आप, बेसिक ही है बस। ठीक है, क्लियर हो सब कोई? यस सर, यस ओके, चलो आगे चलते हैं। ऐसा भी होता है, इसके अलावा एक और भी होता है, ऐसा भी होता है कि मान लो कोई वो है आपका सॉल्यूशन है और वो लेबो या डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, अब उसमें से कोई डीके हो रहा है, ए से बी बन रहा है, बी का जो वो है मैंने जो रोटेशन कांस्टेंट है वो इतना डिग्री पर क्या है, इतना डिग्री है, मान लो 5 डिग्री या 2 डिग्री है ना, पर मोल पर लीटर ऐसे कुछ करके है कि अगर वो इतना होता है तो इतना रोटेट करता है, 2 डिग्री रोटेट करता है लाइट को, है ना। तो मान लो रिएक्शन शुरू हुई तो इनिशियली जो रोटेशन था वो 15 डिग्री था, इतने टाइम बाद जो है 7 डिग्री हो गया, तो बताओ कितने टाइम बाद 7 डिग्री होगा, टाइम बताओ। तो इसमें क्या होगा, आप इसकी रोटेशन को रिलेट कर सकते हो उसकी कंसंट्रेशन से। तो क्वेश्चन फॉर्मूला फिर वही है, n इक्वल टू n0 की पावर माइनस n0t, या उसका जो आप लॉगरिथमिक फॉर्म बनेगी, फॉर्मूला वही है, लेकिन रिलेट किससे कर दिया आपने, फिर रोटेशन से कर दिया। कि अगर कंसंट्रेशन इतने मोल पर लीटर होगी तो ये होगा, इतने मोल पर लीटर होगी तो ये होगा। तो आप उससे भी रिलेट कर सकते हो, कर सकते हैं ना रिलेट इसे हम, अगर वॉल्यूम से डिवाइड कर दे तो ये कंसंट्रेशन बन जाएगा, ये इनिशियल कंसंट्रेशन फाइनल कंसंट्रेशन। तो वहां से रोटेट कर सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। या फिर ये क्लियर है सबको, ये समझ में आई ये वाली बात? कि अगर कोई सॉल्यूशन है उससे आप लाइट Yes, sir. पास कर रहे हो, है ना, हमारा सॉल्यूशन हमारा भरा हुआ है कोई, और सॉल्यूशन में ए है, अब वो ए बी में कन्वर्ट हो रहा है, इसकी कोई रोटेशन कैपेसिटी इसकी कुछ और है, तो किसी टाइम में आपको देखना पड़ेगा कि इसका कंसंट्रेशन कितना है C1 और इसका कितना है C2, फिर C1 को इसकी रोटेशन से मल्टीप्लाई करोगे, इसका रोटेशन मान लो 5 डिग्री है, इसका 2 डिग्री है, तो इसकी कंसंट्रेशन टोटल जो रोटेशन होगा वो दिस इनटू 5 प्लस दिस इनटू 2 हो जाएगा, है ना। तो उससे फिर आप रिलेट कर सकते हो कि कितना आपका रोटेशन है सॉल्यूशन का। तो सारे सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन जो आते थे पहले, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं हाई लेवल के, ठीक है। आप मैंने एडवांस में सोच सकते हैं ऐसे क्वेश्चन, जब एडवांस वाले पढ़ेंगे तब देखेंगे इस चीज़ों को, पर अभी के लिए नहीं। तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं। एक और होता है कि आपके ब्लड में मान लो कोई हम इंजेक्ट कर दें सैंपल रेडियो एक्टिव आयोडीन का, और उसमें क्या करते हैं, जैसे आपके मान लो ब्लड में इंजेक्ट कर दिया, ठीक है, मान लो कुछ इंजेक्ट किया, अब इसकी कुछ एक्टिविटी है, मान लो ये आपको दे रहा है 5 डीके या 50 डीके पर सेकंड दे रहा है अभी। फिर इन्होंने आपके ब्लड से 20 मिनट बाद सैंपल लिया 1 ml का, और उससे कुछ आ रहा है, मान लो 2 डीके पर सेकंड आ रहा है, मान लो 5000 है, 2 डीके है। आपसे अगर पूछें कि भाई आपके ब्लड में, आपको बताओ आपको वॉल्यूम ऑफ द ब्लड कितना है, तो इससे निकाल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ ब्लड? इससे निकल जाएगा। यस सर। निकल जाएगा ना। एक तो देखो आपको देखना पड़ेगा कि 5000 डीके है, तो 20 मिनट बाद मान लो इसका हाफ लाइफ कुछ है, मान लो इसका हाफ लाइफ है 10 मिनट, तो जो डीके होने चाहिए वो कितने होने चाहिए, 20 मिनट के बाद इसका आधे का आधा, यानी कि 5000 का 1/4 हो जाएगा। 1250 डीके होना चाहिए पर सेकंड। अब आपने कितना ब्लड उठाया, 1 ml ब्लड उठाया,
तो 1 ml ब्लड में 2 डीके आ रहा है, तो टोटल ब्लड कितना होना चाहिए आपका एमएल में अगर देखें तो इससे 625 625 टाइम्स। है ना, काफी कम आ रहा है, हालांकि मैंने ऐसे रैंडम डाटा उठा लिया, लेकिन इससे आपका जो ब्लड का वो आ रहा है वो 625 ml का ब्लड है आपने आपकी बॉडी में से पता चल रहा है, अगर 2 डीके पर सेकंड अभी हो रहे हैं आपके 1 ml के सैंपल से, तो ऐसा रिलेशन हो सकता है। समझ में आ रही है सबको बात ये? यस सर। 625 कैसे आया सर? भाई आपका 1 ml के सैंपल से 2 डीके हो रहे हैं, तो 625 ml लोगे तो कितने डीके होंगे? 1250। तो 1250 चाहिए ना आपको, 1250 हो रहा है ना टोटल, क्योंकि टोटल सैंपल यस तो सर। पूरे ब्लड में फैल जाएगा ना आपका। तो अगर 1 ml में इतना डीके हो रहा है तो पूरे ब्लड में 1250 डीके होने के लिए आपको 600 ml 25 ml होगा, यानी आपका ब्लड तभी इतना हो सकता है पॉसिबल, ये आंसर। यस सर। इसलिए ठीक है, तो ऐसा रिलेशन बना सकते हैं, तो कई सारे क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं, तो ये सब एडवांस वगैरह वाले जो पढ़ेंगे तब देखेंगे। बाकी जो है मैंने आपको आइडिया दे दी क्या क्या हो सकता है आगे इससे। हमने जो पढ़ा था वैसे एच.सी. वर्मा में ऐसे क्वेश्चन, अच्छा, हमने ऐसे केमिस्ट्री में पढ़ा था सब चीजें। जैसे केमिस्ट्री में भी है बट एडवांस में। हाँ, केमिस्ट्री के हमने केमिस्ट्री के एडवांस में पढ़ते हैं सारी चीजें। केमिस्ट्री में सर ऐसा भी है कि ए से बी बन रहा है, फिर बी से सी बन रहा है। हाँ बिल्कुल, वो भी है, ये तो है ही वहाँ पे, ये वाला जो है टाइप का, इसकी कंसंट्रेशन मैक्सिमम कब होगी उसकी कब होगी। और इक्विलिब्रियम वाला भी है कि ए से बी बन रहा है और बी से दोबारा ए बन रहा है। अच्छा, हाँ इक्विलिब्रियम भी हो सकता है, तो वो सब पॉसिबिलिटीज है। चलो उसको देखेंगे कभी फ्री टाइम में या आईटी एडवांस वाली क्लास में। तो यहाँ तक हमारा खत्म हो गया, जो मैं सारे क्वेश्चन थे लगभग जो आए हैं टाइप कर लिए हैं। ठीक है, तो यहाँ तक सबको क्लियर है अभी? यस सर। ओके, चलो फटाफट से न्यूक्लियर फ्यूजन और फिजन देख लेते हैं। आपको पता तो है ही, न्यूक्लियर फिजन जो होता है बड़े एटम को ब्रेक करना छोटे में, जैसे यूरेनियम ब्रेक होता है छोटे एटम्स में, उसको फिजन बोलते हैं, और छोटे एटम का मिलना उसको फ्यूजन बोलते हैं। आपके जो न्यूक्लियर बॉम्ब होते हैं वो फिजन पे बेस्ड होते हैं। हाइड्रोजन बॉम्ब जो होता है वो आपका फिजन पे बेस्ड होता है। और जो सन में जो एनर्जी बन रही है वहाँ पे जो कंबाइंड हो रहा है, हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है या कुछ और प्रोसेस हो रही है, तो फ्यूजन रिएक्शन हो रही है। ठीक है, तो फ्यूजन और फिजन दोनों दो तरह की रिएक्शन है जिससे कि एनर्जी प्रोड्यूस होती है। सर सन में क्या बताया आपने? सन में भी क्या हो रहा है, हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है ना, आप ऐसा कुछ है ना, यस सर। तो वो भी जो फ्यूजन है आपका, है ना। सर हाइड्रोजन बम फिजन रिएक्शन में बेस है, फ्यूजन नहीं होना चाहिए। हाइड्रोजन फ्यूजन है, हाँ फ्यूजन है ना, फिजन कैसे होगा? हाइड्रोजन फ्यूजन है, न्यूक्लियर बॉम्ब जो है वो फिजन है। तो ज्यादा डेंजरस हाइड्रोजन बॉम्ब होता है ना? हाँ, ज्यादा डेंजरस जो होता है वो हाइड्रोजन होता है। ये फिजन है, जो हिरोशिमा नागासाकी पे जो बम गिरा था वो ये वाला बम थे, यूरेनियम वाले, फिजन होता है उसमें रिएक्शन। फ्यूजन के लिए एक्चुअली काफी हाई टेम्परेचर चाहिए होता है इनिशियली करने के लिए रिएक्शन को, तो उसको जो है कंट्रोल करना अभी तक वो नहीं हुआ है। हालांकि इसमें भी आजकल आप देख रहे हो अखबार में कुछ दिन पहले आया था कि चाइना कुछ बना रहा है ऐसा आर्टिफिशियल सन, आर्टिफिशियल सन, तो Yes. नाम दिया उसने। नाम दिया, तो एक्चुअली अभी ना इसको रिएक्शन को कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं हो पाया था, फ्यूजन रिएक्शन को एक लार्ज स्केल पे, तो वो ट्राई किया जा रहा है अभी। फ्यूजन को हम कंट्रोल करते ही, हमारे जो न्यूक्लियर रिएक्टर है इंडिया में वो सब फ्यूजन रिएक्शन पे बेस्ड है ना, जो हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर हैं सारे वो उस पे बेस्ड हैं, कंट्रोल्ड रिएक्शन है वो। ठीक है, तो पहले न्यूक्लियर फ्यूजन पढ़ लेते हैं कि फ्यूजन क्या होता है। फ्यूजन मतलब बड़े को ब्रेक करना छोटे में। और आपको पता है कि बड़े जो न्यूक्लियस होते हैं अनस्टेबल होते हैं, अपने उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का कर्व पड़ा था, तो Yes. बड़े है ना, तो बड़े वाले जो था अनस्टेबल, उनके नीचे जाती है एनर्जी, तो वो ब्रेक हो जाएंगे छोटे में। तो ये क्या है, स्प्लिटिंग ऑफ अ हैवी न्यूक्लियाई ऑफ अ हैवी न्यूक्लियस बोलेंगे इनटू टू और मोर लाइटर न्यूक्लियस। टू और मोर लाइटर न्यूक्लियस, जैसे आपका एग्जांपल बहुत कॉमन एग्जांपल है यूरेनियम वाला, 238 यूरेनियम जो लेते हैं और इस पे न्यूट्रॉन का जब हम अटैक कराते हैं तो
ये जो है ब्रेक हो जाता है, बेरियम और क्रिप्टॉन में। और ये 3 और न्यूट्रॉन देता है अपने, सॉरी 3 न्यूट्रॉन देता है प्लस एनर्जी देता है। ठीक है, तो ये आपकी जो है एक फिजन रिएक्शन है, तो इसमें एनर्जी रिलीज होती है। अब यहाँ पे देखो आपको 3 न्यूट्रॉन निकले हैं, अगर ये 3 न्यूट्रॉन दोबारा दूसरे यूरेनियम पे अटैक करें तो फिर 9 निकलेंगे, और फिर अटैक करेगा तो फिर 27 निकलेंगे। तो ये रिएक्शन जो एकदम से बहुत ज्यादा वो कर सकती है, आगे बढ़ सकती है, अनकंट्रोल हो सकती है ना। तो इसको हम चेन रिएक्शन बोलते हैं, एक अटैक किया दूसरे अटैक किया, तो चेन रिएक्शन बोलते हैं। अब चेन रिएक्शन जो होती है वो कंट्रोल हो सकती है, अनकंट्रोल हो सकती है। तो कंट्रोल में क्या होगा हमारे कि हम जो हमारे न्यूट्रॉन निकल रहे हैं फालतू के, उनको हम एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेंगे। तो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन को हम अगर एब्जॉर्ब कर लें तो कंट्रोल रिएक्शन है। फिर मान लो मैं 2 को एब्जॉर्ब कर लिया, एक ही बचा, फिर वो एक अटैक करेगा, तो आपने कंट्रोल किया हुआ है उसे। ठीक है, एब्जॉर्ब, तो ये किससे एब्जॉर्ब करते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं कंट्रोलिंग रॉड। ये जो हम रिएक्शन यूज करते हैं ये हम करते हैं रिएक्टर में, न्यूक्लियर रिएक्टर में। और ये जो एब्जॉर्ब किया जाता है बाय कंट्रोलिंग रॉड किया जाता है। एक रॉड होती है जिनको हम अंदर इंसर्ट करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर के, तो एब्जॉर्ब कर लेती हैं। तो जब हमें लगता है रिएक्शन बहुत फास्ट हो रही है तो हम रॉड को पूरा अंदर उसके रिएक्टर के अंदर इंसर्ट कर देते हैं, तो वो न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो रिएक्शन स्लो हो जाती है। अब हमें लगता है बहुत स्लो हो रही है रिएक्शन, ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो हम रॉड को बाहर निकाल लेते हैं। तो रॉड को मूवमेंट से जो है हम लोग रिएक्शन को कंट्रोल करते हैं, तो उनको बोलते हैं कंट्रोलिंग रॉड। ठीक है, कंट्रोलिंग रॉड बोलते हैं उनको। जिरकोनियम को इतना सर ये? हाँ, इसमें जो है अलग अलग आपके यूज करते हैं, जिरकोनियम लोग यूज कर सकते हैं। अच्छा, कंट्रोलिंग रॉड जैसे आपने वो पढ़ा, क्या नाम बोलते हैं अपने, चेरनोबिल का नाम सुना आपने, जो यस सर, रशिया में जो चेरनोबिल विस्फोट हुआ था काफी टाइम पहले। यस यूक्रेन में सर। अब अच्छा, उसमें यूक्रेन में आ गया। पहले एक ही थे। हाँ, तो उस समय क्या था, वो लोग जैसे ट्राई कर रहे थे, वो देख रहे थे कि हम रिएक्शन को क्या एक लेवल के बाद कंट्रोल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो क्या हुआ था कि फिर वो लोग कर नहीं पाए थे कंट्रोल। उन्होंने ट्राई किया, एक बार रिएक्शन उन्होंने बढ़ा दिया बहुत ज्यादा, फिर उसको कंट्रोल करने की कोशिश की, तो कंट्रोल में भी लास्ट में ब्लास्ट हो गया। तो वो अनकंट्रोल टाइप की रिएक्शन हो गई थी। कंट्रोल अनकंट्रोल में से फर्क है कि आपके जो न्यूट्रॉन है आप एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो अगर आप एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं तो कंट्रोल हो जाएगी, और अगर नहीं कर पा रहे तो हम वो कर देंगे इसमें। ठीक है, अनकंट्रोल्ड हम कहाँ यूज करते हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब में। इसमें जो है आपके जो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन आएंगे वो फिर आगे बढ़ते जाएंगे, 3 के 6, 3 के 9, 9 के 27 ऐसे बढ़ते जाएंगे, तो वो जो है आपके ये हो जाएगा। अब इसमें जो है एक क्रिटिकल साइज होता है। क्रिटिकल साइज मतलब आपका जो क्रिटिकल मास बोलते हैं हम लोग। उससे पहले चीज और देखो, हमने जब बात की 3 के 6 और 3 के जो 3 के 9, 9 के 27, उसको एक फैक्टर होता है, उसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन फैक्टर। रिप्रोडक्शन फैक्टर मतलब रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रॉन, प्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रॉन and rate of absorption of neutrons. ठीक है, तो अगर इसको बोलते हैं के, तो मान लो के मोर देन 1 है, तो कैसी रिएक्शन होगी, कंट्रोल या अनकंट्रोल या कैसी होगी।
अगर K मोर देन 1 है तो क्या बोलेंगे मुझे? अनकंट्रोल्ड। अनकंट्रोल्ड है, इसको बोलते हैं सुपर क्रिटिकल कंडीशन, और ये यूज होता है एटम बॉम्ब में। न्यूक्लियर रिएक्टर में कितनी वैल्यू होनी चाहिए इसकी, K की? नहीं, न्यूक्लियर रिएक्टर में 1 होनी चाहिए ना, लेस देन 1 होगा तो रुक जाएगा वो तो प्रोसेस, नहीं सर। ये नहीं करेंगे रुक जाए, तो ये जो है 1 होना चाहिए। तो अगर 1 हमारा होगा तो हम बोलेंगे क्रिटिकल है ये, तो ये हम यूज करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में। और अगर लेस देन 1 होगा तो रुक जाएगा, तो सब क्रिटिकल बोलते हैं, तो घर में चाहिए नहीं कहीं भी, ठीक है। तो ये रिएक्शन जो है रुक जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो क्रिटिकल साइज मतलब क्या होता है कि आपको जो यूरेनियम का साइज चाहिए होता है, ब्लॉक का साइज, वो एक ऐसा साइज लेना पड़ता है आपको ताकि ये रिएक्शन जो है क्रिटिकल हो या सुपर क्रिटिकल हो। तो एक मिनिमम अमाउंट ऑफ यूरेनियम चाहिए होता है। पहले तो जो आपके न्यूट्रॉन लॉस होते हैं वो होते क्यों हैं पहले देख लेते हैं। न्यूट्रॉन आपके लॉस होते हैं उसके क्या क्या रीजन हो सकते हैं। एक तो सिस्टम से बाहर निकल सकते हैं वो, आपके रिएक्टर से या आपके बॉम्ब से, फिर इसमें ये हो सकता है कुछ इम्प्योरिटी भी होती है आपके सैंपल में, वो से एब्जॉर्ब कर सकती हैं। इम्प्योरिटीज, और आपका जो यूरेनियम होता है नेचुरली अकरिंग यूरेनियम 238 होता है। तो वो जो यूरेनियम आपका होता है वो जो है इसको एब्जॉर्ब कर लेता है, तो एक्चुअली वो रिएक्शन देता नहीं है यूरेनियम 238, मतलब पहले जो कन्वर्ट करना पड़ेगा, इजीली वो रिएक्शन देगा नहीं आपको, ठीक है। Absorption of neutron by uranium 238 is also the cause. यहाँ पे क्या लिखा है 238 नहीं है 35 होगा। इसको देखो बैलेंस करके, बैलेंस भी नहीं हो रही होगी रिएक्शन में। 41 और 2 43, सो 36 होगा। 35 36 होगा, 2 और 1 3 और 3 6, 5 और 1 6, नहीं 35 तो आ रहा है, एक ये भी तो है यहाँ पे। यस सर, हो गया सर। है तो U30 हम जो 235 हमें लेना पड़ता है, तो आपका जो नेचुरली होता है वो 238 होता है, तो वो आपका रिएक्शन देता नहीं है। तो आपको जो है एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रॉन बाय यूरेनियम 238, ये नेचुरल होता है, नेचुरल यूरेनियम जो मिलता है, मतलब उसमें जो परसेंटेज इसकी ज्यादा होती है, होते तो तीनों ही है, मतलब इसके तीन आइसोटोप होते हैं, 233 होता है, 238 होता है, 235 होता है। तो बाकी दो तो नहीं करते प्रॉब्लम, लेकिन ये प्रॉब्लम करता है और सबसे ज्यादा यही होता है करीब में। ठीक है, मोस्ट अबंडेंट है, लेकिन रिएक्टिव नहीं है, ठीक है। तो ये हमें प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो हमें क्या करना पड़ता है, पहले एक्चुअली यूरेनियम 238 को जो है 235 में कन्वर्ट करते हैं, तो उसके लिए भी एक रिएक्टर यूज होता है, उसको क्या बोलते हैं, मैं इसकी परसेंटेज बढ़ाने के लिए हम यूज करते हैं। यूरेनियम 238 को यूरेनियम 235 में कन्वर्ट करने का यूज करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री में पढ़ा ना, ब्रेडर रिएक्टर।
ब्रीडर रिएक्टर यूज करते हैं उसके लिए, ठीक सर उससे है। तो 239 में आता है शायद। सॉरी, प्लूटोनियम बनाते हैं, प्लूटोनियम 239 के लिए यूज करते हैं, तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम होती है सेम। वहाँ पे भी हम लोग प्लूटोनियम बनाते हैं, प्लूटोनियम के बाद फिर यूरेनियम बनता है लास्ट में। हाँ 35 तो बनता है लास्ट में जाके, ये बनता है लास्ट में, प्लूटोनियम बनता है यस सर, पहले, प्लूटोनियम से वो बन जाता है। फिर 35 बनता है। तो सही है, ठीक है। तो ब्रीडर रिएक्टर यूज करते हैं उसके लिए हमारा, इससे 35 कन्वर्ट करने के लिए। ओके, तो हम लोगों ने देख लिया कि हमारा जो चेन रिएक्शन कैसे होती है, कंट्रोल कब होती है, अनकंट्रोल कब होती है, क्रिटिकल साइज क्या होता है। क्रिटिकल साइज मतलब आपको यूरेनियम का कुछ मास लेना पड़ेगा जिसपे रिएक्शन आपकी वो हो, क्या नाम बोलते हैं, अनकंट्रोल हो जाए या वो हो जाएगा। ऐसे अगर आप देखोगे कई बार ना बम कैसे दिखाते हैं, शो करते हैं कि 2 पीस हैं, इनको जब हम साथ में ले आएंगे तो ये क्रिटिकल मास अटेन कर लेगा, तो दोनों को जब जोड़ देंगे तो अनकंट्रोल हो जाएगी रिएक्शन। मतलब दोनों में रिएक्शन चल रही है अलग अलग, दोनों को साथ में जोड़ देंगे तो अनकंट्रोल हो जाएगा। क्रिटिकल साइज चाहिए होता है आपको, ठीक है। तो अगर आपके साइज जो है क्रिटिकल साइज से ज्यादा है, तो क्या होगा, इसका इम्प्लाई ये होगा कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रोड्यूस ज्यादा होंगे, एब्जॉर्ब, तो अनकंट्रोल्ड रिएक्शन हो जाती है, ठीक है। तो ये बॉम्ब में ऐसे करते हैं हम लोग, दो पार्ट होते हैं उसके, उनको जब जोड़ देते हैं आपस में तो फिर वो बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। तो ऐसे भी कई बार दिखाते हैं मूवी वगैरह में, आपने देखा होगा, 2 पार्ट को जोड़ दिया तो ब्लास्ट हो गई। तो वो न्यूक्लियर बॉम्ब में जैसा होता है, तो उसका ये रीजन होता है, क्रिटिकल साइज। फिर एक टर्म आती है हमारी थर्मल न्यूट्रॉन। थर्मल न्यूट्रॉन मतलब होता है आपके न्यूट्रॉन होते हैं जो रूम टेम्परेचर पर मूव करते रहते हैं, हल्की मैंने कुछ स्पीड से, ठीक है। तो वो लो एनर्जी के न्यूट्रॉन होते हैं, तो जो हमारी रिएक्शन हो पाती है वो लो एनर्जी के न्यूट्रॉन से फिजिकल होती है, जो इनकी रिएक्शन होती है, तो इनको हम थर्मल न्यूट्रॉन बोलते हैं। लो एनर्जी न्यूट्रॉन्स मूविंग विद लो स्पीड एट नॉर्मल टेम्परेचर। तो नॉर्मल टेम्परेचर जब होता है तो लो स्पीड से मूव करती है, इनको बोलते हैं थर्मल न्यूट्रॉन। जैसे अपन गैस मॉलिक्यूल मूव करते हैं नॉर्मल स्पीड से, वैसे ये भी जो है वो करते हैं, ठीक है। अब जो आपको जो न्यूट्रॉन मिलते हैं ये जो हाई स्पीड से मिलते हैं, तो हाई स्पीड वालों को फिर अगर स्लो करना है हमें तो क्या करना होता है हमें, आपकी जो रिएक्शन जब होती है तो हाई स्पीड के न्यूट्रॉन मिलते हैं आपको, इनको आपको स्लो स्पीड करना है ताकि आगे रिएक्शन कर पाए। ये तो रिएक्शन नहीं करेंगे तो फिर रिएक्शन आपकी रुक जाएगी, सब क्रिटिकल रिएक्शन हो जाएगी। तो मैंने स्लो स्पीड में कन्वर्ट करने के लिए एनर्जी लॉस करनी पड़ती है। आपके 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं ना, 3 से 6, 6 से 3 से 9, 9 से 27, तो तब लेकिन उनकी एनर्जी कम होनी चाहिए। तो इनको एनर्जी कम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कोलिजन कराना पड़ेगा इनमें कहीं पे। तो कोलिजन आप लोगों ने जब पढ़ा होगा तो कोलिजन में एक चीज और होती है कि जब मास एनर्जी ट्रांसफर होती है मैक्सिमम होती है जब आपके मास दोनों का बराबर हो, टकराने वाले पार्टिकल का और जिससे टकरा रहा है, तो एनर्जी ट्रांसफर मैक्सिमम होता है। तो आपको मैक्सिमम एनर्जी ट्रांसफर करनी है, इसकी एनर्जी कम करनी है, तो आपको लगभग इसके इक्वल मास के उससे टकराना पड़ेगा, है ना। या हम ये बोले कि जैसे इक्वल मास से टकराना पड़ेगा, या आपको बाकी से टकराओगे तो आपको ज्यादा टकराना पड़ेगा, ज्यादा बार टकराना पड़ेगा। तो हम यूजुअली यूज करते हैं यहाँ पे, क्या यूज करते हैं यहाँ पे, या तो हम ड्यूटेरियम यूज करते हैं। ड्यूटेरियम अगर लोग यहाँ पे हैवी वाटर, मैंने आपको जो अवेलेबल है, तो आपको अवेलेबल भी होना चाहिए। अगर ड्यूटेरियम अवेलेबल है तो उससे करोगे,
या फिर आप हैवी वाटर लोगे, यानी जिनमें हाइड्रोजन होगा। तो अगर हाइड्रोजन वहाँ पे होगा, जैसे हैवी वाटर उसमें हाइड्रोजन है, H2O है मतलब, तो हाइड्रोजन से टकराएगा अगर वो, जब न्यूट्रॉन और हाइड्रोजन का मास लगभग बराबर होता है, तो क्या होगा कि एनर्जी मैक्सिमम ट्रांसफर कर देगा अपनी वो, तो ये यूज करते हैं। उसके अलावा हम पैराफिन यूज करते हैं जिनमें हाइड्रोजन होता है, मतलब ये क्या है, सब हाइड्रोजन रिच है। तो उससे क्या होता है, इक्वल मास है तो मैक्सिमम एनर्जी ट्रांसफर होता है। तो हाई स्पीड का न्यूट्रॉन जो अपनी एनर्जी लॉस करके लो स्पीड का बन जाता है और फिर वो दोबारा आगे रिएक्शन कर पाता है। ठीक है, आई थिंक ये बात क्लियर हो गई सबको। Yes, sir. यस सर। ओके, अब यहाँ पे अगर रिएक्टर का डायग्राम बनाए, उसके एसेंशियली जो पार्ट कंपोनेंट होते हैं वो दिखाएं अगर हम लोग, तो न्यूक्लियर में आपको पता है न्यूक्लियर एक रिएक्शन जो होती है वो किसी चैम्बर के अंदर होती है। हमारे सबसे पास कौन सा न्यूक्लियर रिएक्टर है? यूपी में है कोई? Yes, यूपी में है। क्या नाम है उसका? हम नरोरा। ऐसा ही है। यूपी में नरोरा है ना? महाराष्ट्र में फिर Yes, तारापुर। और आजकल एक तमिलनाडु में भी वो चला था ना, काफी जो है एनजीओ का कुछ इशू चल रहा था वहाँ पे कोई रिएक्टर बन रहा है शायद, कलपाक्का में, कौन सा है वो? कलपाक्का तो शायद कोटा वाला है। कलपाक्का से वही वाला है। मैं तो चलो तमिलनाडु में कोई इशू चल एसएसटी नहीं पड़ी सर। रहा है। इसमें दिया हुआ है ना सारा। ये सर सर ज्योग्राफी पूछेंगे में तो था। नहीं ना? पूछ सकते हैं, क्यों नहीं पूछ सकते आप? एनसीईआरटी देख, मैंने देख लेना बोर्ड के क्वेश्चन एक बार, बोर्ड में पूछते नहीं पूछते। सर ये तो मतलब नहीं पूछना चाहिए। कर्नाटक का सिटी में पूछा था एक बार, उनका खैगा रिएक्टर है। खैगा पूछा किस टाइप सर का? मैं तो मैप के लिए याद करके गया था 5। अच्छा, मुझे बस एक याद है, महाराष्ट्र में तारापुर है। महाराष्ट्र। मेरे को भी। महाराष्ट्र में वो भी है ना आपका, जो क्या नाम बोलते हैं उसको, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर शायद में भी है। यस सर, वो तो है ही। बार्क। तो ये आपका जो है रिएक्टर है, मान लो इसमें रॉड है आपकी, जो कि फ्यूल रॉड है, जो कि यूरेनियम की बनी हुई है। इनमें रिएक्शन हो रही है। इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए, न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करने के लिए आपके पास कंट्रोल रॉड है, जो मैं बना रहा था अभी। इनको हम इंसर्ट कर सकते हैं, मैंने इनको नीचे ऊपर करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग जो है फिर ये ज़्यादा एब्जॉर्ब करेंगे न्यूट्रॉन को, एक कम एब्जॉर्ब करेंगे। तो ये आपकी जो है इलेक्ट्रॉन को, सॉरी न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करने के लिए है कंट्रोल रॉड्स। ये यूजुअली आपने बताया जिरकोनियम, कैडमियम और आई थिंक मोलिब्डेनम उससे बनी होती है। तो ये आपकी कंट्रोल रॉड है और ये आपकी फ्यूल रॉड है। इसके बाहर काफी स्ट्रॉन्ग जो है सील्डिंग होती है, ताकि रेडिएशन बाहर ना आए, जो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं उनको इफेक्ट ना करे। सील्डिंग होती है। और मॉडरेटर होता है, मॉडरेटर का काम होता है न्यूट्रॉन को स्लो करना, हम बात करते थे, तो न्यूट्रॉन को स्लो करता है। तो ये सब लिखेंगे किस किस के बने होते हैं, कौन कौन से क्या यूज करते हैं इसमें। फिर जैसे हीट वगैरह आपकी आ रही है या जा रही है, उस हीट को पास करने के लिए यहाँ पे जो एक कूलेंट जाता है, जो कि यहाँ पे फ्लो हो रहा होता है, यहाँ पे तो एक कूलेंट होता है जिसके चारों तरफ फ्लो हो रहा होता है। तो एक पाइप से अंदर आता है, एक पाइप से बाहर जाता है, ठंडा कूलेंट अंदर आता है
और गर्म कूलेंट जो है यहाँ से बाहर निकलता है। तो यहाँ से ठंडा कूलेंट अंदर आएगा और यहाँ से गर्म कूलेंट बाहर निकलेगा। तो उसकी गर्मी लेके, जो भी इसकी गर्मी है सारी यहाँ से लेके जो है यहाँ फैलेगा, तो यहाँ से लेके बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पंप लगा होता है, इसको प्रेशर करता है अंदर जाने के लिए। और ये कूलेंट जो होता है यहाँ पे पानी को गर्म करता है। यहाँ पे पानी का यूजुअली पानी होता है, उससे इसको पार कराते हैं, ट्राई करते हैं कि मैक्सिमम एरिया इसके कांटेक्ट में रहे, जितना पानी हीट एब्जॉर्ब कर पाए मैक्सिमम। पानी हीट एब्जॉर्ब करेगा, गर्म हो जाएगा, गर्म होगा तो उसकी स्टीम बनेगी। स्टीम को फिर हम यहाँ से निकालते हैं और फाइनली फिर हम भेजते हैं टरबाइन की तरफ को। तो अगर टरबाइन लगा हुआ, टरबाइन घूमेगा, टरबाइन घूमेगा तो फिर क्या होगा, वही आपने जो पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वगैरह, वो सब होगा यहाँ पे और आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। यहाँ पे इसको घुमाने के लिए हम लोग वेपर का यूज करते हैं, प्रेशर की वेपर का, है ना। अभी टरबाइन काफी ज्यादा आपको घुमाने पड़ेंगे ढंग के टरबाइन, क्योंकि जो लोग वो पढ़ेंगे ना, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल, तो टरबाइन काफी ज्यादा सोफिस्टिकेटेड बनाने पड़ते हैं, क्योंकि ये वेपर पे वो कर रहे हैं, तो वेपर जो है काफी ज्यादा उसको इरोड करती है उसके सरफेस को, तो वो सब चीजें देखनी पड़ती है यहाँ पे। तो टरबाइन है, टरबाइन से फिर आपकी इलेक्ट्रिसिटी बनेगी और फिर टरबाइन इसको घुमाएगा जनरेटर को और वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, टरबाइन घूमेंगे, उससे शाफ्ट कनेक्ट होगी, शाफ्ट जनरेटर को घुमाएगी, ये होगा, फिर स्टीम ठंडी हो जाएगी, इससे टकराएगी तो स्टीम ठंडी हो जाती है, उसकी एनर्जी लॉस हो जाती है। एनर्जी लॉस होगी तो उसको फिर दोबारा इसके अंदर डालेंगे, है ना, दोबारा यहाँ पे डालेंगे, दोबारा फिर क्या होगा, सॉरी पानी था आपका, पानी को दोबारा यहाँ डालेंगे, पानी फिर जो है इसके अंदर चला जाएगा और यहाँ पे पानी के उसको टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए एक्सटर्नल हम लोग वाटर भी सप्लाई करते रहते हैं, ताकि जो है अगर कभी ऐसा लगे कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो रहा है पानी का तो उसको कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कोल्ड वाटर की सप्लाई देते रहते हैं, हॉट वाटर बाहर निकालते हैं। अगर आपको लगता है कि पानी बहुत गर्म हो रहा है, उसको भी हम ट्राई करते हैं कि मैक्सिमम सरफेस एरिया का एक्सपोजर हो। और फिर ये फाइनली इसके अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी जो है यूज स्ट्रीम यहाँ से चली जाएगी और ये सुपर हीटेड स्टीम थी यहाँ पे। यहाँ पे आपका टरबाइन है, ठीक है, ये आपका कूलेंट कंट्रोल रोड है, ये कूलेंट था यहाँ पे। तो ये जो है बेसिकली मोटा मोटा जो है न्यूक्लियर रिएक्टर का एक वो है, स्ट्रक्चर ऐसा होता है। ठीक है, अब यहाँ पे फ्यूल की जगह, फ्यूल में क्या यूज होता है, तो फ्यूल में यूज होता है बेसिकली यूरेनियम 233 235 हो सकता है, या प्लूटोनियम यूज हो सकता है। आई थिंक इंडिया में जो मिलता है शायद प्लूटोनियम ज़्यादा मिलता है, आई डोंट नो एग्जैक्टली, तो ऐसा कुछ होता है। ठीक है, जो भी आपका अवेलेबल है वो आप यूज़ करोगे, तो ये आप फ्यूल में यूज़ करोगे। मॉडरेटर का काम है फास्ट, मॉडरेटर का काम है कि फास्ट जो आपका मूविंग न्यूट्रॉन है, सेकेंडरी न्यूट्रॉन बोलते हैं उसको, जो बाद में प्रोड्यूस होता है, फास्ट मूविंग सेकेंडरी न्यूट्रॉन क्या करता है, स्लो डाउन करता है। तो जब टकराता है तो ये स्लो डाउन करता है। मॉडरेटर में देखिए भी हम क्या क्या यूज करते हैं, तो हैवी वाटर हो गया, है ना, कई बार ग्रेफाइट भी करते हैं, तो हमने हैवी वाटर, पैराफिन, वो सब देखा था, अभी ड्यूटेरियम, ग्रेफाइट भी होता है, ग्रेफाइट, पैराफिन, ड्यूटेरियम, ये सब यहाँ पे यूज होता है। ये हो गया। अब
क्या कंट्रोल लोड, जो कंट्रोल लोड होती है वो यूरेनियम को मैंने एक्स्ट्रा उसको जो कैप्चर कर सकती है, जो न्यूट्रॉन होते हैं आपके। कैप्चर एक्स्ट्रा सेकेंडरी न्यूट्रॉन्स, इनको जो है एब्जॉर्ब कर लेती हैं। ठीक है, तो इनको हम ट्राई करते हैं कि जो हमारा फैक्टर है वो कंट्रोल में रहे, कि हमारा ज़्यादा बढ़े ना, तो हम कर सकते हैं। मतलब बोरोन और कैडमियम यूज होता है यूजुअली। बोरोन और कैडमियम, बोरोन क्या लिखते हैं, बी लिखते हैं, कैडमियम बी लिखते हैं सर, तो बेरिलियम होता है ना, बी तो बी तो बेरियम होता है। बेरियम। फिर आपका कूलेंट है, कूलेंट का काम है वैसे कि हीट को जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना। तो कूलेंट में एज पर रिक्वायरमेंट वाटर भी यूज होता है कई बार, नहीं तो फिर लिक्विड सोडियम भी यूज करते हैं हाई टेम्परेचर पे। वाटर और हैवी वाटर, और एट हाई टेम्परेचर पे जो है हम लिक्विड सोडियम यूज करते हैं। ठीक है, तो ये सब हम यूज करते हैं इनके लिए। ठीक है, इसके बाद शेल्डिंग होती है, शेल्डिंग यूजुअली कॉन्क्रीट वॉल की होती है। शेल्डिंग यूजुअली कॉन्क्रीट वॉल यूज करते हैं। ठीक है, तो ये सब जो है न्यूक्लियर रिएक्टर हमारा था। तो आई थिंक ये यहाँ तक हमारा सबको क्लियर है। ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर की हम बात कर रहे थे। इंडिया में जो न्यूक्लियर रिएक्टर हैं, तारापुर है महाराष्ट्र में, ठीक है, राजस्थान में है, कोटा में, राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन। नरोरा है यूपी में, और कलपक्कम है तमिलनाडु में। आई थिंक कलपक्कम पे चल रहा था कुछ इशू कुछ टाइम पहले। तो ये हमारे डिफरेंट जो है पावर स्टेशन है। इसके अलावा हमारे कुछ जो है रिसर्च वाले भी हैं, यहाँ पे हम रिसर्च करते हैं। तो उनके नाम दे रखे हैं यहाँ पे। अप्सरा सबसे पहले था इंडिया का, कहाँ है आइडिया में, जेलिना, CIR, ध्रुव, पूर्णिमा, दे आर रिसर्च बेस्ड। तो यहाँ पे डिफरेंट रिसर्च करनी होती है, उसके लिए यूज करते हैं। ठीक है, और ये जो है कॉमर्शियल प्रोडक्शन के लिए यूज होते हैं, जो सब बाकी आपने लिखे हैं। आई थिंक और भी बन होंगे, देख लेना कौन कौन से बन रहे हैं। एक कंपनी है पूरी फ्रांस की आजकल, शायद वो बना रही है, अरेवा नाम है शायद उसका। उसका काम ही है वर्ल्ड में जो न्यूक्लियर रिएक्टर बनाना। चलिए आगे चलते हैं। ब्रेडर रिएक्टर मैंने आपको बता दिया क्या होता है। 1 मिनट सर। जब पढ़ते हो ना फ्रांस के राष्ट्रपति इंडिया है, यहाँ के प्रधानमंत्री से मिले,
तो पता हो क्या करते हैं, क्या बात करने आते हैं वो, यही बात करने आते हैं कि हमारी ये कंपनी है, इनको इतने जहाज का सौदा दे दो और इतने रिएक्टर बनाने की अनुमति दे दो। ऐसे ऐसी बातें होती हैं। हो गया सर। ठीक है, अच्छा सर यस, सर फ्यूजन के प्रोडक्ट में जो जैसे बेरियम क्रिप्टम ये सब मिला था उनका क्या होता है फिर? तो बेकार हो जाएगा, कुछ टाइम को बैठ जाएगा नीचे, फिर वो रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिव होगा ना? हाँ रेडियो एक्टिव होते हैं, तो ये इसलिए फ्यूजन में ना जो आपके बाई प्रोडक्ट होते हैं रेडियो एक्टिव होते हैं, तो ये खराब मानी जाती है। फ्यूजन जो होती है वो एक अच्छी मानी जाती है इसके मुकाबले। सर फिर ये न्यूक्लियर पावर प्लांट में लोग कैसे काम करते होंगे? वो तो बहुत डेंजरस है फिर। हाँ डेंजरस है, लेकिन उसमें तभी तो वॉल वॉल लगाई कंक्रीट वाल, ताकि बाहर ना वो हो बने, जो बाहर काम कर रहा है रिएक्टर के अंदर, ये जो भी हो रहा है। और उसका जो वो बनता है, जो क्या बोलते हैं मटेरियल होता है, उसको बहुत सावधानी से हैंडल किया जाता है, और हैंडल करके इनको जो है रखा जाता है संभाल के, कि कहीं फ्यूचर में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी अगर आएगी कि इनको हम वो कर पाएंगे, रेडियोएक्टिव सब्सटेंस को न्यूट्रलाइज कर पाएंगे, तो करेंगे फ्यूचर में कभी। तो आई थिंक आपने अगर डिस्कवरी चैनल वगैरह देखा होगा कि समुद्र के नीचे कुछ जगह बना रखी कईयों ने पृथ्वी के बीच में बना रखी टनल खोद के, तो वहां यस सारा सर। सारा अपना कचरा जो है जमा कर रहे हैं, न्यूक्लियर कचरा, अमेरिका और इंडिया वगैरह, है ना। तो ये रेडियो एक्टिव है, इसलिए डेंजरस तो है फ्यूचर के लिए। तो हिरोशिमा नागासाकी ये सब रेडियो एक्टिव इनकी वजह से ही है। हिरोशिमा नागासाकी में अगर रेडियो एक्टिव का असर रहा होगा तो कुछ टाइम था ना उसमें, जैसे कुछ साल तक रहा वहाँ पे असर, फिर तो अब तो बैठे ना सर। अभी अभी कंडीशन सही है। हाँ अब तो नहीं, अब तो लोग रहते हैं ना उधर, थोड़ी ऐसा होगा। ये चेरनोबिल है तो वहाँ पे थोड़ी ऐसे रेडियो एक्टिव फैला हुआ है हमेशा। अब नहीं, यहाँ पे कम हो गया। तो जैसे चेरनोबिल में तो अभी भी है। हाँ होगा, लेकिन बहुत कम होगा ना, उतना नहीं होगा कि जो मैंने वो जो इफेक्ट है। सर लोग नहीं रहते यहाँ पे। अच्छा, तो हो सकता है उन्हें एक लेवल होता है, आपने पढ़ा न्यूक्लियर एक्टिविटी नहीं पढ़ा आपने, डेंजरस लेवल से इतना गुना है, तो कितने टाइम में वो उस लेवल पे आ जाएगा। ऐसा नहीं कि जीरो हो जाएगा, लेकिन आपके उस लेवल पे आ जाएगा कि आप मैंने आपको प्रॉब्लम नहीं होगी उससे कुछ खास, है ना। तो वो बोल सकते हैं, जैसे अभी उसमें नहीं हुआ था बीच में फुकुशिमा और इसमें हो गया था जब सुनामी आई थी जापान में, यस सर। तो वहाँ पे वो हो गया, Yes. फिर वो यहाँ तक फैल गया था, कहते हैं यूएसए तक पहुंच गया आपका वो जो रेडिएशन, लेकिन वो कुछ टाइम रहा होगा फिर बैठ गया होगा। तो नेचर अपने आप को बैलेंस करती है कुछ टाइम में, ये है। ठीक है, तो देखो फिजन और फ्यूजन में आपको मोटे मोटे अंतर तो पता ही है, तो बाकी अंतर नहीं लिखवा रहा, वो आप देख लेना क्या है। जो और अंतर है वो ये है कि ये मोर डेंजरस है, बड़े बड़े तो आपको पता ही है कि भाई इसको छोटा पार्टिकल वो बनता है, ये सब होता है। मोर डेंजरस है ये, इसको हाई एनर्जी चाहिए, इनिशियली हाई टेम्परेचर चाहिए। इसमें लेकिन फायदा क्या है कि इसके जो एंड प्रोडक्ट हैं वो रेडियोएक्टिव नहीं है। बट इसमें प्रॉब्लम ये है कि कांट बी कंट्रोल्ड, अभी तक ये कंट्रोल नहीं हो पाया है, तो कंट्रोल हो जाए तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, तो ये कांट बी कंट्रोल टिल नाउ, तो इसे कंट्रोल नहीं किया गया, हालांकि कोशिश चल रही है, तो ये इसकी मेन वो है। ठीक है, अब एक टर्म होती है न्यूक्लियर होलोकॉस्ट, इसका मीनिंग पूछते थे कई बार क्या होता है मीनिंग। होलोकॉस्ट आप लोगों ने सुना होगा जिन्होंने अगर वर्ल्ड वॉर वगैरह के बारे में पढ़ा होगा। तो होलोकॉस्ट मतलब होता है कि लार्ज स्केल का डिस्ट्रक्शन को बोलते हैं, है ना। तो ये न्यूक्लियर होलोकॉस्ट जो लार्ज स्केल का डिस्ट्रक्शन है वो हो सकता है अगर न्यूक्लियर वेपन कभी लड़ाई हो जाए आपस में, जैसे बोलते हैं न्यूक्लियर वॉर हो गया, तो अगर ऐसा कुछ हो गया फ्यूचर में तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियर होलोकॉस्ट। शायद जर्मनी के रेवोल्यूशन में पढ़ाता है। वर्ल्ड वॉर 2 में जब उन्होंने कंसंट्रेशन कैंप बनाया था, मेरे ख्याल से उसका नाम था ये कुछ, है ना, होलोकॉस्ट। यस सर, यस सर, हिटलर वाले में 1914। हाँ उन्होंने कई सारे बनाए थे, 15-20 बनाए थे, उनमें से एक का नाम था शायद ये जो पोलैंड की साइड को था, तो उसका नाम था ये, तो काफी फेमस था, उसमें काफी लोगों को मारा गया था, तो इसलिए इसका नाम डिस्ट्रक्शन के नाम पर रखा गया है।
तो कभी ऐसा ना हो कि भगवान करे कभी न्यूक्लियर वॉर हो जाए, तो इतने इस समय हथियार हैं कि पृथ्वी को पता नहीं कितनी बार खत्म कर सकते हैं, एक बार नहीं कई बार खत्म हो सकती है पृथ्वी, इतने हथियार बना चुके हैं सब लोग। सर अगर हाइड्रोजन बॉम्ब अगर जापान पे फेंका होता तो सर पूरा ही खत्म हो जाता। पूरा तो नहीं होता, पर हाँ उसमें इतने पावरफुल नहीं थे ना, उसमें हाइड्रोजन तो पहले था ही नहीं, पहले न्यूक्लियर बम इतने पावर, अब न्यूक्लियर बम बहुत पावरफुल हो गए। जो उस समय का न्यूक्लियर बम था और आज का न्यूक्लियर बम मेरे ख्याल से अब से जो है 5000 गुना ताकतवर है उससे, ये ऐसे कुछ है 5000 गुना ताकतवर है न्यूक्लियर बम, ये 1000 गुना है 5000 गुना ऐसे हैं। अब अगर आप उनकी वो देखोगे ना कैपेसिटी जो होती है उनकी TNT में नापते मेरे ख्याल से ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन के उसके हमने, तो 5000 गुना पावर ट्राइनाइट्रोटोलुइन टॉलुइन बोलते हैं। अच्छा, तो TNT बोलते हैं ना, तो इसके टर्म में नापते हैं, तो वो काफी ज्यादा पावरफुल है आपके जो बम है। इस समय एक वो बम था ना, इससे जो सेकंड बम आता है डेजी कटर बम है, जो यूएसए ने वहाँ पे यूज किया था अफगानिस्तान में। डेजी कटर इज नॉट अ न्यूक्लियर बम, इट इज नॉर्मल बम, लेकिन वो उसके सेकंड नंबर पे वही आता है, तो पूरे पहाड़ को गायब कर देता है वो, ऐसा बम था वो। तो बड़ा फायदा होता है, पृथ्वी जो है उससे बैठी हुई है बड़े हथियार, मैंने उसको बारूद पे, सबको जो है भगवान जो है कहते हैं ना सद्बुद्धि दे और वेपन का जो यूज ना करें। एक्चुअली न्यूक्लियर वेपन होने से वैसे तो क्या हुआ, शांति भी हो गई है थोड़ा, क्योंकि पहले क्या होता था लोग लड़ाई करते थे आपस में, अब क्या होता है कोई अगर धमकी देता है किसी को, बोलता है न्यूक्लियर बम फेंक दूंगा मैं, तो सब शांति बैठे रहते हैं। ये तो क्या होता है अब तक बड़े बड़े छोटे लोग खाना शुरू कर देते हैं, अमेरिका जो है चाइना पे हमला करता है, चाइना इंडिया पे करता, लेकिन सब पे न्यूक्लियर बम है, तो सब डरे रहते हैं कि यार मैंने कुछ किया तो ऐसा ना हो न्यूक्लियर बम फेंक दें, तो उससे शांति भी हुई है वैसे तो एक हाथ से देखा जाए तो, है ना, तो वो भी है। तो उसके अलावा और भी खतरे हमारे साथ, न्यूक्लियर बम भी नहीं है, केमिकल बम भी खतरे हैं। केमिकल बम जो होता है वो यूज करते हैं कई बार, तो उससे भी काफी नुकसान होता है। अभी जब इसका लड़ाई हुई थी रशिया की और यूक्रेन की, आजकल चल भी रही है, उसमें वो फास्फोरस वगैरह यूज करने की कोशिश, फास्फोरस होता है रात में, यस सर, वाइट फास्फोरस। व्हाइट फास्फोरस डालता है कि रात में दिख जाए, जो डालते हैं तो पूरा शहर एकदम चमक जाता है, लेकिन लोगों को स्किन जल जाती है बड़ी बुरी तरह से। तो जब वो एक्चुअली अलाउड नहीं है, एक जो आपकी ट्रीटी हुई थी वॉर की उसमें लिखा था कि ये अलाउड नहीं है यूज करना, लेकिन कई जगह भी यूज हो रहा है, दे आर वेरी डेंजरस थिंग्स। इसके अलावा एक ई बॉम्ब है, ई बॉम्ब होता है वो इराक में यूज किया था अमेरिका ने बहुत पहले, अब तो उससे आगे, उसमें पता क्या होता है, उसमें आपके जो होते हैं ना सारे, आप बॉम्ब फेंकेंगे तो उससे क्या होगा, लोगों को कुछ नहीं होगा, आपके जो घर में हो ना करंट फ्लो होने लगेगा सारे इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह में, तो आपके सारे इंस्ट्रूमेंट जल जाएंगे, तो आपका सारा कम्युनिकेशन ठप पड़ जाएगा। तो कई सारे तरह की चीजें हैं भाई लड़ाई की है, तो ये R&D चलती रहती है कि मिलिट्री वालों की। आजकल तो और भी खतरनाक बॉम्ब है, बायोलॉजिकल वेपन। बायोलॉजिकल, जैसे अब कोरोना वायरस है, ये करेगा आई थिंक वेपन ही होगा, इतना पूरे विश्व को हिला दिया। नो सर, वेपन नहीं है सर ये। क्यों? सर 2002 में भी शायद ये पाया गया था। हाँ लेकिन वही होगा किसी ने अब्यूज कर दिया होगा ढंग से। यस सर। चलो खैर जो भी है, तो चलो ठीक है, यहाँ पे हम लोग जो है यहाँ तक इस चैप्टर को हमने कंप्लीट कर लिया है, तो ये हमारा खत्म है अब। तो अब जो हम शुरू करने वाले हैं इसके बाद वो हम करेंगे सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रेक ले लेते हैं, 5:30 हो रहा है इस समय टाइम, कितनी देर का ब्रेक लेना बताओ? 15 मिनट का? सर आधा घंटे का ही ठीक है आज। आधे घंटे करना है? यस सर। चलो ठीक है, 6 बजे हम लोग दोबारा मिलते हैं और सेमीकंडक्टर स्टार्ट करते हैं। ओके चलिए। ओके सर।